हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ओके, आज हम देखेंगे 1.4 हेनरी फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो हेनरी फ्यूल ने मैनेजमेंट को इफिशिएंट वे में रन करने के लिए 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। ओके, तो जरा हम हेनरी फ्यूल के बारे में जान लेते हैं। Henry Fayol was a French mining engineer who turned into a leading industrialist and a successful manager. He started his career as a managing mining engineer in a French mining company and rose to the position of chief managing director. अब हेनरी फ्यूल जो थे चिल्ड्रेन, इन्होंने ये कौन थे? ये फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। ओके, जो बाद में इंडस्ट्रियलिस्ट बने और एक सक्सेसफुल मैनेजर भी बने। ये अपना करियर जो है वो एज अ माइनिंग इंजीनियर इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था फ्रेंच की एक माइनिंग कंपनी में। तो बाद में वो वहाँ के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर CMD भी बने। ठीक है, after conducting many experiments and observations in organization, Fayol proposed 14 principles of management, which are explained in his famous book, General and Industrial Administration. Due to his contribution in development of managerial thoughts, he is called as the father of modern management. अब जब ये एज अ CMD थे, तो उसके बाद उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन किए। उस एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने 14 प्रिंसिपल निकाले। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए इन्होंने 14 प्रिंसिपल बताए। और ये अब इन्होंने 14 प्रिंसिपल जो थे वो उनकी एक फेमस बुक थी जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। उस बुक में इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया था। क्लियर? और उनके इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? Fayol suggested 14 principles of management. This statement serve as a guideline for decision making and management action. और Fayol ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को सजेस्ट किया था। और ये जो प्रिंसिपल है चिल्ड्रन, ये ऑर्गेनाइजेशन में मदद करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। ओके, आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो ये हमने देखा हेनरी फ्यूल के बारे में। अब हम देखते हैं कि हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से दिए थे। ओके, तो फर्स्ट जो उन्होंने प्रिंसिपल दिया था वो था प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अब नाम से ही समझ में आ गया होगा डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या, वर्क को क्या करना है, डिवाइड करना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क इज टू बी डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल टास्क। इस प्रिंसिपल के हिसाब से हेनरी फ्यूल बताते हैं कि काम को छोटे छोटे टास्क में आपको डिवाइड करना है ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, अब टास्क किस तरह से डिवाइड होगा, एम्प्लॉयज के बीच में किस तरह से डिवाइड करना है? देखो, टास्क शुड बी डिवाइडेड एज पर नॉलेज, इंटरेस्ट, स्किल, टेन्योर एक्सेट्रा। मतलब कि जो काम है उसको एम्प्लॉय के नॉलेज के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, स्किल के हिसाब से और टेन्योर के हिसाब से डिवाइड करना चाहिए। टेन्योर क्या होता है? टेन्योर इज नथिंग बट यू कैन से एज हिज एक्सपीरियंस। उसको कितने साल का तजुर्बा है, तो उसके हिसाब से काम को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। अब क्यों काम को क्यों डिवाइड करना चाहिए, क्या होगा? देखो, दिस इज बिकॉज डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। और हेनरी फ्यूल बताते हैं कि जब भी हम काम को डिवाइड कर देते हैं तो उस काम में क्या आता है, स्पेशलाइजेशन आता है। आई बात समझ में? काम को स्मॉल टास्क में डिवाइड करना चाहिए ताकि काम में क्या आ सके, स्पेशलाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ये देख लेते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। इस प्रिंसिपल के हिसाब से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी जानी चाहिए, हैंड इन हैंड में होनी चाहिए। ओके, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि भाई पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या हो गया, ये एक तरह की जिम्मेदारी है ना। तो एग्जाम्पल के साथ ये समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if the manager is given the authority to complete a task within a given time, he should be held responsible if he does not complete the work in given time. So, एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक मैनेजर को अथॉरिटी दी जाती है कि वो अपना टास्क यानी कि अपना काम जो है ये टाइम पे कंप्लीट करके दे, अगर वो काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है तो उस काम के लिए जिम्मेदार भी कौन रहेगा, मैनेजर ही रहेगा। आई बात समझ में? तो ये बताता है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए कहा गया है कि अथॉरिटी शुड गो इन हैंड। ओके, हैंड इन हैंड में जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी। ओके, बिकॉज
जिसके पास पावर होती है काम पूरा करने के लिए, उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी अगर काम पूरा नहीं होगा तो। ओके, तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी कैसे जाती है, हैंड टू हैंड जाती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो आपको पता ही होगा चिल्ड्रन। ओके, देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रिंसिपल के हिसाब से डिसिप्लिन होना चाहिए। ओके, मतलब जो एम्प्लॉयज़ है या वर्कर्स है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनका पालन करना चाहिए। ऐसा कि नहीं कोई कभी भी आ रहा है कभी भी जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Employees must obey and respect the rules that govern the organization. Goals can be achieved easily. तो एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन को ओबे करना चाहिए। ओके, इससे क्या होगा, इससे गोल्स जो ऑर्गेनाइजेशन के वो आसानी से अचीव हो जाएंगे। क्लियर हो गया चिल्ड्रन, तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आए, तीनों प्रिंसिपल। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर। फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ कमांड। अब प्रिंसिपल ऑफ कमांड क्या होता है, ध्यान से सुनना। Each subordinate should receive order from the accountable to one and one superior। मतलब क्या कि जो भी सबऑर्डिनेट है यानी कि जो भी एम्प्लॉय है उनको कमांड जो मिलना चाहिए वो एक ही सुपीरियर यानी कि सुपरवाइजर से मिलना चाहिए, है ना। देखो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इफ एन एम्प्लॉय रिसीव ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर इट क्रिएट कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। अगर एक से ज़्यादा सुपरवाइजर आके एम्प्लॉय को बोलेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि मुझे किसकी बात माननी चाहिए, पहले वाले सुपरवाइजर की कि दूसरे वाले सुपरवाइजर की। ओके, देखो मैं ध्यान से आपको समझाता हूँ। सी, ये सुपरवाइजर है, ओके, और ये एम्प्लॉयज़ है। सो सुपरवाइजर ने फर्स्ट एम्प्लॉय को आके कुछ कमांड दिया, तो आके बताया तो वो अपना काम करेगा एम्प्लॉय। सेकेंड को भी उसने आके बता दिया, ठीक है, थर्ड को भी उसने आके अपना काम बता दिया। तो अब एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई कंफ्यूजन रहेगा क्या, नहीं, बिकॉज एम्प्लॉय को जो ऑर्डर आया था वो एक ही सुपरवाइजर से आया था। ओके, नाउ अब सपोज कर लो चिल्ड्रन वहाँ पे दो सुपरवाइजर आ गए, ठीक है। तो पहले सुपरवाइजर ने आया और सबको जो है ऑर्डर देके चला गया, ठीक है। फिर सेकंड सुपरवाइजर जो था वो भी आता है और वो भी ऑर्डर तीनों एम्प्लॉय को दे देता है। अब ये जो तीन एम्प्लॉय है ये क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें फर्स्ट सुपरवाइजर का काम पूरा करना है कि सेकंड सुपरवाइजर का काम पूरा करना है, कि फर्स्ट सुपरवाइजर ने जैसा बोला वैसा करे कि सेकंड सुपरवाइजर ने बोला वैसा करे, है ना। तो क्या अगर फर्स्ट सुपरवाइजर का काम नहीं करेंगे तो बाद में जब वो आएगा तो वो फिर चिल्लाएगा, फिर सेकंड सुपरवाइजर आएगा वो उनके वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि देयर शुड बी वन सुपरवाइजर, ओके, टू गिव द कमांड। कमांड देने के लिए एक ही सुपरवाइजर होना चाहिए और वही सुपरवाइजर सबको क्या करेगा, कमांड देगा। अदरवाइज क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के बीच में कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, सी, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या कि हर एम्प्लॉयज़ को एक ही प्लान बताया जाना चाहिए और सब एक ही प्लान पे फोकस करना चाहिए। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब सबका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ईच ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव एंड द ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग सिंगल प्लान। और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ओके, और उनको एक ही मैनेजर एक ही प्लान के साथ डायरेक्ट करना चाहिए। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। नाम काफी बड़ा है बट डरने की बात नहीं, आसान है, समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंट देन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट में हेनरी फेयर ने ये बताया है कि इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है मतलब एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन में उसका जो इंटरेस्ट है उस पर कम ध्यान देना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन का पूरा ओवरऑल क्या इंटरेस्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इन एवरी गेम द प्लेयर्स आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट विनिंग द मैच एज अ टीम rather देन देयर इंडिविजुअल रिकॉर्ड। अब जो गेम होता है, सपोज करो क्रिकेट का गेम है, तो उसमें जो प्लेयर्स है वो क्या सोचते हैं कि हम मैच जीतना चाहिए, हमारी टीम मैच जीतना चाहिए।
वो ऐसा नहीं सोचते कि बस मैं अकेला जीत जाऊँ, ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं। तो इसीलिए इस प्रिंसिपल के हिसाब से हमें इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को कम देना है, ठीक है, इंपॉर्टेंस, और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। क्लियर हो गया? तो ये 3 पॉइंट भी आपको समझ में आए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी या वेजेस। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्कर मस्ट बी पेड अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन। इस प्रिंसिपल के हिसाब से वर्कर्स को अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन देना चाहिए, ठीक है, मतलब जितना वो हकदार है उनको उतना रेम्यूनरेशन देना चाहिए। क्यों ऐसा? देखो, इट मस्ट बी पेड एज पर द स्किल, नॉलेज, टेन्योर एंड इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। अब ये जो रेम्यूनरेशन है वो कैसे पे करना चाहिए? उनके स्किल, नॉलेज, टेन्योर, इंटरेस्ट के हिसाब से पे करना चाहिए। अब जब उनको अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन मिलेगा तो वो क्या रहेंगे? मोटिवेटेड रहेंगे अपने काम को लेके। आई बात समझ में? इसीलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। 2012 बताते हैं कि जो भी वर्कर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन दो ताकि वो मोटिवेटेड रहे, और ये जो रेम्यूनरेशन है वो उनके स्किल, नॉलेज, टेन्योर और इंटरेस्ट के हिसाब से पेड करना चाहिए। क्लियर हो गया? समझ में आया? नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ओके, अब सेंट्रलाइजेशन क्या होता है बताओ। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ध्यान से सुनो, जब कम्युनिकेशन टॉप लेवल से लोअर लेवल में आता है उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। क्या बोला मैंने? जब कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन टॉप लेवल से लोअर लेवल में आता है उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। आई बात समझ में? डिसेंट्रलाइजेशन उसका उल्टा, जब कम्युनिकेशन लोअर लेवल से टॉप लेवल में जाता है उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। आई बात समझ में? मतलब जो बॉस है, बॉस ने मैनेजर को बोला कुछ काम और मैनेजर ने एम्प्लॉय को बोला, तो ये होता है सेंट्रलाइजेशन, मतलब टॉप से लोअर में गया, ठीक है। वहीं एम्प्लॉयज का कुछ डिसीजन मैनेजर को बोला गया, फिर मैनेजर ने जाके बॉस से बात करी, तो ये क्या हो गया? डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर हो गया? तो ये प्रिंसिपल क्या बताता है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में क्या होना चाहिए? प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ओके, this is to be done according to the size of the organization, nature of the activity, etc. और ये जो बैलेंस है ये कैसे करना चाहिए? ये करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के साइज के हिसाब से, नेचर ऑफ एक्टिविटी की वहाँ पे कैसा काम होता है, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हिसाब से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में क्या होना चाहिए? प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। और ज़्यादा फोकस किस पे होना चाहिए? सेंट्रलाइजेशन, मतलब कम्युनिकेशन टॉप से लोअर में जाना चाहिए ज़्यादा, ठीक है, ना कि लोअर से टॉप में। क्लियर हो गया? तो ये बताता है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। नाउ ये भी बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, इसको ध्यान से सुनना। स्केलर चेन refers to the chain or hierarchy of authority ranging from top to lower management। अब स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? एक चेन होती है, एक हायरार्की होती है जो टॉप लेवल से लोअर मैनेजमेंट में आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए जो है ये टॉप लेवल में आता है, ओके, उसके अंदर आते हैं बी और ई, सपोज करो, ओके, तो बी और ई क्या हो गए? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और उसके नीचे आते हैं सपोज करो सी और डी, तो ये क्या हो गए? लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ऐसा ये जो हैराकी है इस हैराकी को हम बोलते हैं स्केलर चेन। आई बात समझ में? नेक्स्ट, according to this principle that there should be a clear line of authority from top to bottom linking all the managers at all level, however this type of communication is time consuming। अब ये जो डिपार्टमेंट है चिल्ड्रन, ठीक है, टॉप, मिडल, लोअर, इनके बीच में क्या होता है? ये कैसे होते हैं? ये एक दूसरे से लिंक होते हैं, मतलब कम्युनिकेशन कैसे आ सकता है? ए से बी में भी आ सकता है और बी से सी में भी आ सकता है ना, टॉप से लोअर में भी कम्युनिकेशन जा सकता है। वहीं कम्युनिकेशन डी से ई में भी जा सकता है और ई से ए में भी जा सकता है, बराबर? तो है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ अथॉरिटी। तो ये लाइन ऑफ अथॉरिटी कैसी होती है? एक दूसरे से लिंक होती है ऑल लेवल पे, ठीक है। बट ये जो कम्युनिकेशन है चिल्ड्रन, ये कैसा है? टाइम कंज्यूमिंग है ना। इस पे क्या लगेगा? टाइम लगेगा कोई भी डिसीजन के लिए। ओके, तो इसीलिए हर्नी फ्योल ने क्या बताया हमें? Therefore,
To avoid the delay, there should be direct communication. This is known as gang plan. It must be done with the proper permission of authority. तो एंडी फ्यूल ने क्या बताया कि जब ये डिपार्टमेंट में लिंकेज होती है अथॉरिटी की और वो कम्युनिकेशन करते हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसीलिए हाँ, इसीलिए डिले को अवॉइड करने के लिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। मतलब सी किससे कोऑर्डिनेट करेगा, अपने ही डिपार्टमेंट से, अपने ही डिपार्टमेंट के लेवल से सी कोऑर्डिनेट कर लेगा डी से, और बी किससे कोऑर्डिनेट करेगा ई से, अगर कभी डिसीजन लेना पड़ा तो। ठीक है, तो सेम लेवल सेम डिपार्टमेंट में ही कोऑर्डिनेट करना चाहिए। ठीक है, इसको बोला जाता है, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन को बोला जाता है गैंग प्लान। आई बात समझ में, क्लियर। लेकिन हेनरी फेल बोलते हैं कि जब भी आप गैंग प्लान करो, मतलब सेम लेवल पे या सेम डिपार्टमेंट में आप कम्युनिकेशन करो, तो आपको अथॉरिटी की परमिशन लेना जरूरी है। क्लियर हो गया, गैंग प्लान समझ में आ गया, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैनल क्या होता है बच्चों में समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या होता है चिल्ड्रन, सी according to this principle there must be proper arrangement of the material and people. In simple word, everything should be in proper order. So principle of order के हिसाब से मतलब क्या होता है कि हर चीज अपने अपने जगह पे होनी चाहिए, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो पीपल हो, है ना। आप जहाँ बैठे थे ऑर्गेनाइजेशन में सपोज करो काम करने के लिए, तो कल भी आप जाओगे तो आपको वहीं बैठना है काम करने के लिए। ऐसा नहीं कि आज आप यहाँ बैठ गए फर्स्ट फ्लोर पे, कल सेकंड फ्लोर पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर चीज अपने अपने प्रॉपर प्लेस में होनी चाहिए। थर्स दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल किस पे बेस है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। बहुत इजी है ये प्रिंसिपल, आ गया होगा आपको समझ में। ओके, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब इक्विटी क्या होता है चिल्ड्रन से, according to this principle every employee must be treated equally, there should not be any discrimination between the employees। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से हर एम्प्लॉय को कैसा ट्रीट करना है, इक्वली ट्रीट करना है, उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं करना है। ओके, for example, employees working on the same level but in different departments should be paid same wages। का मतलब क्या है कि जो भी एम्प्लॉय सेम लेवल पे काम कर रहे हैं उनको सेम वेजेस देना चाहिए, है ना। उन सबको कैसा ट्रीट करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए, उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ये बताता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ओके, ना प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अब स्टेबिलिटी होनी चाहिए टेन्योर में, मतलब क्या देखो, according to this principle employee must not be appointed for temporary basis but they should be appointed for permanent basis, है ना। जब भी आप एम्प्लॉय को हायर करो तो वो एम्प्लॉय कैसे अपॉइंट होना चाहिए, कैसे हायर होना चाहिए, परमानेंट बेसिस पे। एम्प्लॉय को हम टेम्पररी बेसिस पे हायर हमें नहीं करना चाहिए, क्यों, सी इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द एम्प्लॉय। और अगर हम एम्प्लॉय को परमानेंट बेसिस पे हायर करते हैं तो एम्प्लॉयज को भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होता है, उनको भी एक अपनापन लगता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100% देने को भी रेडी हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई बात समझ में। ओके, सो नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। अब प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या होता है, सी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी एम्प्लॉय मस्ट गिव राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब के हिसाब से कि हर एम्प्लॉय को राइट देना चाहिए, हक देना चाहिए कि वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है मैनेजमेंट के किसी भी डिसीजन में। ओके, दिस इज बिकॉज इट प्रोवाइड न्यू एंड बेटर आइडियाज, इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग हेल्थी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। और जब ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे कोई भी डिसीजन के लिए तो उसको उसमें क्या होगा कि नए नए आइडियाज़ आएंगे और बेटर आइडियाज़ आएंगे, जिससे क्या हो सकता है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट कल्चर भी बन सकता है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट लास्ट प्रिंसिपल है, वो है प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट द कॉर्प्स। अब प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट द कॉर्प्स क्या होता है चिल्ड्रन से, एस्पिरिट द कॉर्प्स इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स यूनियन स्ट्रेंथ, दैट इज टीम स्पिरिट। अब एस्पिरिट द कॉर्प्स इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब होता है टीम स्पिरिट। ठीक है, और ये कौन सा वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है। Now, according to this principle, if all the employees are working as a union and with a mutual trust, the
डिफिकल्टीज कैन बी सॉल्व क्विकली। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से सबको एज अ टीम स्पिरिट, टीम में होकर काम करना चाहिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ काम करना चाहिए ताकि डिफिकल्टीज को आसानी से सॉल्व करा जा सके। क्लियर हो गया चिल्ड्रन? ओके। उसके बाद देयरफॉर एज अ लीडर मैनेजर शुड क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ टीम वर्क। तो एज अ लीडर मैनेजर को क्या करना चाहिए? सबके बीच में टीम स्पिरिट बनाए रखनी चाहिए। क्लियर हो गया चिल्ड्रन? तो ये तो था 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्योल का। ओके। सो अब हम एक बार रिवीजन कर लें। ओके, देख लेते हैं रिवीजन। तो किसके बारे में पढ़ा हमने? हमने पढ़ा 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, जहाँ पे काम को स्मॉल टास्क में डिवाइड करना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है? हैंड इन हैंड होती है। जिसके पास अथॉरिटी होगी उसी के पास क्या होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, मतलब हर कोई क्या करना चाहिए? रूल्स एंड रेगुलेशन को ओबे करना चाहिए। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड जो आना चाहिए वो एक ही सुपरवाइजर से आना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, हर किसी के बीच में क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए, सब एक ही प्लान को फॉलो करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को लेस इंपॉर्टेंस देना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंस को ज़्यादा, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, सबको फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए। प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन, ओके, सेंट्रलाइज तरीके से होना चाहिए और डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज के बीच में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। प्रिंसिपल स्केलर चेन, स्केलर चेन को फॉलो करते हैं तो उसमें क्या आता है? कभी कभार टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसीलिए क्या करना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन में गैंग प्लान को यूज़ करना चाहिए, लेकिन प्रॉपर अथॉरिटी के साथ। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, हर चीज़ अपने अपने ऑर्डर में होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, सबको एक समान ट्रीट करना है। प्रिंसिपल स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, किसी को अगर हायर करेंगे तो परमानेंट बेसिस पे हायर करना है। और प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, सबको मौका देना चाहिए, सबको राइट देना चाहिए ताकि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। और लास्ट प्रिंसिपल एस्पिरिट द कॉज में क्या बताया गया कि सबको एज अ टीम स्पिरिट काम करना चाहिए। ओके, मैनेजर को क्या करना चाहिए? सब में टीम स्पिरिट बना के रखनी चाहिए। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप आपको ये 14 प्रिंसिपल समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको इस वीडियो से ज़रा से भी फायदा हुआ तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट टाइम, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।